वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के सभी अध्यायों से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रूप में हो, वन वर्ड के रूप में हो, उनका अभ्यास इस वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में पूरी पाठ्यपुस्तक को कवर करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 2024 में शीत युद्ध का दौर जो पहला अध्याय है और तीसरा अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये दोनों पार्ट हटाए गए हैं। लेकिन जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, ये एक तरह से बेसिक पार्ट है, मूल पार्ट। तो इस पार्ट के जो जितने भी प्रश्न उत्तर है वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बाकी अन्य पार्ट के नहीं करूँगा जो अमेरिकी वर्चस्व वाले का। और बाकी जितने भी पार्ट या अध्याय इस साल कोर्स में है उन सभी का क्विक रिविजन करेंगे। आशा करता हूँ यह प्रयास आपको पसंद आएगा। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और बहुत ही कम समय में कोशिश करूँगा कि पूरी पाठ्यपुस्तक का क्विक रिविजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सही आंसर है समाजवादी साम्यवादी विचारधारा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन कौन सा था? तो वार्सा पैक्ट। जैसे कि आपको पता है अमेरिका द्वारा जो संगठन बनाया गया था नाटो, उसके टक्कर में या उसको टक्कर देने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस पार्टी को सोवियत राजनीति पर दबदबा था? तो सोवियत की राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। अगला प्रश्न है, सोवियत रूस में 1985 में किसने सुधारों की शुरुआत की? तो सही उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में ये सारा रिवीजन हो जाए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा ताकि आपको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़े। अगला प्रश्न है, किस दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई, 1989 में गिराई और 28 साल तक दोनों देशों के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक तरह से शीत युद्ध का प्रतीक रही। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सही आंसर है 1991 में। अगला प्रश्न, 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के रूप में दोनों देशों के बीच में कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? तो सही आंसर है 80 समझौते हुए। अगला है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो सही आंसर है व्लादिमीर लेनिन। अगला प्रश्न, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है व्लादिमीर लेनिन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सही आंसर है जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक और आर्थिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया? बहुत ही फेमस प्रश्न है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो दो नीतियां थी, एक तो थी पेरेस्ट्रोइका जिसको पुनर्रचना कहा जाता है, और एक है ग्लासनोस्त जिसको खुलेपन की नीति कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। अगला है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था? तो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से बना था। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 को। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के समय या सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के पूछा है तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के देशों को जो कि समाजवादी खेमे में थे यानी रूस के समर्थक थे उनको दूसरी दुनिया के देश, जबकि पहली दुनिया के देश में पश्चिमी यूरोप के और अमेरिका के समर्थन वाले जो कि पूंजीवादी देश थे उनको कहा जाता था। अगला प्रश्न, रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ का मामला अलग हो गया, रूस का अलग हो गया, तो यहाँ पूछा है रूस का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे यानी विभाजन के बाद में। अगला है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1917 में। किसने कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? तो ये कथन था स्टालिन का। अगला है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हालांकि ये रिपीट हो चुका है, जोसेफ स्टालिन है। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना जाता है? तो सही उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है, या इंपॉर्टेंट बात व्लादिमीर लेनिन के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति के पार्टी के जो भी संस्थापक थे, 1917 की रूसी क्रांति के नायक और सोवियत संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे व्लादिमीर लेनिन। अगला है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बाद में भी कंपटीशन में काम आएगा कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए 15 देशों या गणराज्य कौन कौन से थे? तो पहला रूसी संघ जिसको रूस कहा गया, उसके बाद में कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 15 स्वतंत्र गणराज्य हुए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से संबंधित थे। अगला जो पार्ट है शीत युद्ध का दौर, जो पाठ्यपुस्तक में पहला पार्ट है लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बेस है, आधार है दूसरे अन्य पार्टों का, इसलिए थोड़ा सा इसके प्रश्न में एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो पूंजीवादी गुट के देशों के नाम बताइए। तो पूंजीवादी गुट में ब्रिटेन ने, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश थे। इसके अलावा अगला है, साम्यवादी गुट के देशों के नाम बताइए। तो साम्यवादी गुटों का जो अध्यक्ष था सोवियत संघ, उसके साथ में पोलैंड, हंगरी, उत्तरी कोरिया जैसे देश शामिल थे। अगला प्रश्न,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया वगैरह ये थे। अगला है 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। तो यही 5 देश है जिनमें गुटनिरपेक्ष से भी संबंधित है। भारत है, पाकिस्तान है, घाना है, इंडोनेशिया और मिस्र। अगला प्रश्न, वार्सा संधि से जुड़े 4 देशों के नाम बताइए। तो वार्सा संधि जैसे पिछले अध्याय में आपने देखा था, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और पोलैंड, ये रूस से समर्थक जो देश थे जिन्होंने वार्सा संधि में साइन किए। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 1962 में। अगला, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो 1961 में खड़ी की गई, 1989 में गिराई गई, 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही। नाटो की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा संधि कब हुई? तो नाटो के टक्कर में वार्सा संधि है 1955 में हुई। तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो अभी जैसे पिछले डिस्कस किया था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। तीसरी दुनिया का मतलब हो गया विकासशील और विकसित देशों का जो भी समूह है वो तीसरी दुनिया में माना जाता है। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नाम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो 120 देश इसके सदस्य है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाटो की फुल फॉर्म बताइए। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो है। अगला, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 है, वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। अगला, जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए? तो 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पे क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए। अगला प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट यानी 1962 में रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 यानी 39 से लेकर के 1945 तक चला, और माना जाता है कि जैसे जापान पे परमाणु हमले के बाद में इसकी समाप्ति मानी जाती है। सीटो, SEATO की फुल फॉर्म बताइए। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, NPT की फुल फॉर्म क्या है? तो परमाणु अप्रसार संधि या ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये इसकी फुल फॉर्म है NPT। अगला प्रश्न, LBT की फुल फॉर्म बताइए। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है, ये LBT की फुल फॉर्म है। अगला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन है, उसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 25 देश उसमें शामिल हुए। अगला प्रश्न, जापान पर गिराए गए 2 बमों के जो गुप्त नाम क्या थे? तो 9 और 6 अगस्त 1945 को गिराए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये बमों के नाम थे। कोड नाम जो दिया जाता है, कोड नाम। वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शामिल जो भी देश है वो अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्षता का मूल अर्थ क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी 2 गुट जो उसमें थे अमेरिका और रूस के, उन दोनों से तटस्थ रह करके काम करना। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता है 2 तरह के देश थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान थे, बाकी जो अन्य देश थे वो सारे मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में थे। अगला, 3 प्रमुख नेताओं के नाम जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया। तो संस्थापक जो नेता उनको जैसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के तत्कालीन जो राष्ट्राध्यक्ष थे गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। इसके अलावा घाना के भी जो वान एनक्रुमा है वो भी शामिल थे। तो ये 3 प्रमुख नेता थे। अगला है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसके पुनर्गठन में आर्थिक सहयोग या सहायता दी थी, किस योजना के अंतर्गत दी थी? तो वो योजना थी मार्शल योजना। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव बताओ। तो नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि शीत युद्ध के कारण 2 विरोधी गुटों का निर्माण हुआ और शस्त्रीकरण की जो भी होड़ है वो बड़ी, प्रतिस्पर्धा जारी रही। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अब कई बार सकारात्मक भी पूछ सकता है, ये 1 या 2 नंबर के प्रश्न भी आ सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। अगला, नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शामिल जो भी देश थे ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश थे। अगला जो अध्याय है हमारा है समकालीन दक्षिण एशिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन रहे हैं, सारे प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क या दक्षेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1985 में। अगला है, सिंधु नदी जल बंटवारा विवाद है वो किन 2 देशों के बीच में है? तो सिंधु नदी जो जल विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला, सार्क या दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। सार्क, SAARC, सार्क की फुल फॉर्म बताइए। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है।
अगला प्रश्न, सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में अभी 8 देश है। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? तो जुलाई 1972 में। अगला प्रश्न, पंचशील की घोषणा कब हुई? तो पंचशील की घोषणा 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के 2 मुख्य बिंदु। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक तो चकमा शरणार्थियों की समस्या और गंगा नदी जो जल वितरण की समस्या ये है। इसके अलावा सीमा विवाद भी काफ़ी हद तक था जो सुलझा लिया गया है। अगला प्रश्न, इस दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते यानी साप्टा पे हस्ताक्षर कब हुए? तो 2004 में। अगला प्रश्न, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1967 में हुआ जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। अगला प्रश्न, पंचशील की घोषणा कब हुई? तो पंचशील की घोषणा 1954 में हुई। सिलोन के नाम से किस देश को जाना जाता था? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिलोन है। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? तो ये भी श्रीलंका में भेजी गई थी 1987 में। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगला है, सियाचिन का विवादित क्षेत्र किन 2 देशों के बीच में? तो सियाचिन जो क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। 1998 में भारत के किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किए गए? तो पोखरण में किए गए। 1974 में भी पोखरण में किए गए थे। 1998 में पाकिस्तान ने कहाँ परमाणु परीक्षण किए? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चगाई पहाड़ी जो पाकिस्तान में है वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए। अगला है, 1960 में विश्व बैंक की सहायता या मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो थी सिंधु जल संधि। अगला है, सार्क में शामिल 8 देशों के नाम बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षेस जिसको कहा जाता है, जिसमें 7 जो सदस्य है, 8 जो है वो उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। सबसे नया सदस्य है वो अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के निवारण हेतु किन 2 स्कैंडिनेवियाई देशों ने मध्यस्थता की? तो श्रीलंका के विवाद में जो मध्यस्थता की थी वो नॉर्वे और आइसलैंड ने की थी। नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कब परिवर्तित किया गया? तो इसका आंसर है 17 मई 2006 में। अगला है, फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कब और किसके बीच में हुए? तो फरक्का जल संधि है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है और दिसंबर 1996 में इस पर हस्ताक्षर हुए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से संबंधित थे। अगले पार्ट है वो समकालीन विश्व में सुरक्षा, उससे संबंधित जितने भी 1 लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? तो अमेरिका पे जो हमला हुआ था 9/11 का हमला जो कहा जाता है, 11 सितंबर 2001 को हुआ था। अगला, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। अगला प्रश्न, जैविक हथियार संधि कब की गई? सही आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि किस सन में की गई? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की धारणा में किस धारणा में माना जाता है कि देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है? तो वो है परंपरागत धारणा। अगला, एनपीटी की फुल फॉर्म और ये संधि किस वर्ष हुई? एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसकी जो हुई थी ये 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी समूह से संबंधित था? तो ओसामा बिन लादेन का संबंध अल कायदा से था। अगला प्रश्न, विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर 1997 में 1997 में हस्ताक्षर किए गए। क्योटो जापान का एक शहर है। अगला है, अपरोध से क्या आशय है? तो युद्ध की आशंका को रोकना अपरोध कहलाता है। अगला प्रश्न, सुरक्षा के खतरे के किन्हीं 2 नए स्रोतों को बताइए। तो नए जो स्रोत है उनमें वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको कह सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार के जो भी संगठन है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, ये नए खतरे हैं। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ये वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग पर काबू करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंध में दिशा निर्देश है जिनको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या CWC संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला, मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है? तो मानवाधिकारों की 3 कोटियाँ हैं। मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है? तो मानवाधिकार की पहली कोटि है वो राजनीतिक अधिकारों की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974 में। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके नेतृत्व में किया गया। जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण है 1998 में 98 में किया गया जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना निशस्त्रीकरण कहलाता है। अगला, आतंकवाद से क्या अभिप्राय है? तो आतंकवाद का मतलब होता है कि राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना आम या निर्दोष नागरिक होते हैं और जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में दहशत पैदा की जा सके। तो अगला प्रश्न या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैविक हथियार संधि 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC, इसके द्वारा जैविक हथियारों को बनाना
और उनको रखना प्रतिबंधित किया गया है। और उन 155 से अधिक देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और जिनमें विश्व की सभी महाशक्तियाँ शामिल है। तो ये है जैविक हथियार संधि 1972। मानवाधिकारों की 3 कोटियाँ या श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है, ये भी आपके प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। तो राजनीतिक हथियार जो भी श्रेणियाँ उसमें पहला है राजनीतिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। और तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो ये मानवाधिकारों की 3 श्रेणियाँ या कोटियाँ हो गई। अगला हमारा पाठ है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे भी संबंधित जो भी प्रश्न है, पहला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो मैंने पहले बता दिया क्योटो प्रोटोकॉल है वो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में हुआ, 92 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए, तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए। अगला रियो डी जेनेरो किस देश का शहर है, तो ये ब्राज़ील का शहर है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है ब्राज़ील। अगला है 1960 के दशक में किस मुद्दे या मसले ने जोर पकड़ा, तो 1960 के दशक में पर्यावरण संबंधी मुद्दों ने जोर पकड़ा। अगला प्रश्न 1992 में किस विश्व स्तरीय सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक का प्रमुख मुद्दों में शामिल किया, तो वो सम्मेलन था रियो या पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला है रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका आंसर है 170 देशों ने। अगला है स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ है, यानी जितना भी स्वच्छ पानी है उसका हिम का 90% हिस्सा और स्वच्छ जल का 70% हिस्सा वो अंटार्कटिका में है। अगला है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 ने किसने प्रकाशित की, तो इसका आंसर है क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित की गई लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। अगला रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन जो भी सिफारिशें हैं उनको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साझी संपदा किसे कहते हैं, तो वह संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी का वास्तविक हक नहीं होकर के संपूर्ण समुदाय का हक होता है। साझी का मतलब हो गया सभी की, तो संपूर्ण समुदाय का उस पर हक होता है। अगला प्रश्न वैश्विक तापवृद्धि करने वाली गैसों के नाम बताइए, यानी ऐसी गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो भी गैसें हैं ये सारी तापवृद्धि के लिए जिम्मेदार है या इनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। अगला है वैश्विक संपदा का अर्थ और उदाहरण बताइए, तो वैश्विक संपदा ऐसी संपदा जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होकर के संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको प्रबंध करता है साझे तौर पे, और जिसमें जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, अंतरिक्ष है, ये वैश्विक संपदा के उदाहरण है। अगला किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए जिनको लेकर राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होता है, तो 2 प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं खनिज तेल और जल। अगला प्रश्न मूल निवासियों के प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं, तो विश्व में मूल निवासियों के प्रमुख निवास स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और भारत में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, तो वैश्विक संपदा के लिए एक तो अंटार्कटिका संधि 1959 है, मॉन्ट्रियल नवाचार 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरण नवाचार जो 1991 में, ये कुछ इंपॉर्टेंट समझौते हैं। अगला है भारत में मूलवासी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में जो भी मूलवासी है उनके लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न किन देशों ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों ने अंटार्कटिका जो भी क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार या का वैधानिक दावा किया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल मूलवासियों का जो है संगठन, इसका गठन कब हुआ, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का 1975 में गठन हुआ। अगला है फिलीपींस के कार्डेरा क्षेत्र या कार्डिलेरा क्षेत्र है में कितने मूलवासी लोग रहते हैं, तो फिलीपींस का जो कार्डिलेरा क्षेत्र है उसमें लगभग 20 लाख मूलवासी रहते हैं। अगला प्रश्न चिली में रहने वाले मूलवासी लोगों को क्या कहते हैं जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है, तो चिली में रहने वाले मूलवासी लोगों का नाम है मापुचे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मूलवासी शब्द का मतलब हो गया कि वे लोग जो किसी वन क्षेत्र या किसी भूभाग पे आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं और वे उस क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। तो लास्ट इस पार्ट का प्रश्न है कि टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना कि जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी बची रहे और सुरक्षित रहे, यानी संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना कि वो वर्तमान में भी काम आए और भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनका उपयोग रह सके। ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगला जो इम्पोर्टेंट अध्याय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो उनका अभ्यास करेंगे। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है ये, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो रह चुके हैं डैग हैमरशेल्ड, उनका कथन है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग 6 है। 1 नवंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? यानी 6 में से एक अभी स्थगित है, तो वो अंग है न्यायशीता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, वो अभी स्थगित है। 5 है वो एक्टिव है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसकी जो सदस्य संख्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो 193 देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग है, उसमें है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुख्यालय का प्रधान है महासचिव या सेक्रेटरी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव है वो ट्रिगवे ली थे। अगला प्रश्न, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है वहाँ 15 न्यायाधीश होते हैं। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 को हुई। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वो विश्व का नक्शा है जिसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जैतून की पत्तियां जो कि शांति का प्रतीक होती है, विश्व के नक्शे के चारों ओर जैतून की पत्तियां, ये यूएनओ का सिंबल है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां किसका संकेत है? ये मैंने वैसे ही बता दिया। तो ये विश्व शांति का प्रतीक होती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोरोना काल में काफ़ी चर्चित रहा, की फुल फॉर्म क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो उसका सही आंसर है 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कि वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? यानी यूएनओ से पहले कौन सा संगठन बना हुआ था? तो वो था लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ जिसको कहा जाता है। वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया, तो उसी के बाद में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो वो था लीग ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या बताइए। तो यूएनओ में जो स्थायी सदस्य है 5 होते हैं जिनको वीटो पावर होता है, और 10 सदस्य है वो अस्थायी रूप में 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक अभियान चलाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, संगठन है जो मानवाधिकारों से संबंधित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कोई स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो मैंने अभी बताया कि 5 स्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये इसके स्थायी सदस्य है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, में अमेरिका का मताधिकार कितना है? तो वो 16.52% है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग है जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, जिसमें न्यास परिषद है अभी स्थगित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित 2 गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के नाम बताइए। तो एक तो भी आया एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, यानी ह्यूमन यानी मानव, राइट्स यानी मानव अधिकार, वॉच यानी जिनकी देख रेख करने वाला संगठन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ये 2 संगठन है जो एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। ILO की फुल फॉर्म बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की फुल फॉर्म है। अगला, कितने देशों ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो 51 देशों ने किए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है वो है कि वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ। सुरक्षा परिषद में यदि कोई स्थायी सदस्य जो 5 देश है उनमें वो किसी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी असहमति प्रकट करता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लो कितने भी सदस्य हो, चाहे सभी सदस्यों ने पक्ष में लिया हो, लेकिन एक वीटो सदस्य, अमेरिका जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनमें से अगर एक ने भी वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, इसलिए उस अधिकार को या शक्ति को वीटो शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है तो भारत की दावेदारी के कुछ पक्ष में तर्क बताने हैं। तो ये प्रश्न है
बार बार पूछा जा रहा है, पिछली बार या कुछ दिनों पहले भी पूछा गया था। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट दो जो लॉजिक है, तर्क है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत सैनिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सशक्त राष्ट्र है। इसके अलावा इस पाठ से संबंधित जो भी 10 मिनट के अंदर मैंने पूरे पाठ का, लगभग प्रत्येक पाठ का क्विक रिवीजन कराया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखें, काफ़ी पहले मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो उनमें आपके 10 मिनट में पूरे पाठ का रिवीजन हो जाएगा और ये सारे प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट ये पार्ट। अगला हमारा जो अध्याय है वो है, अगला है वैश्वीकरण। जो 9वां अध्याय है वो है वैश्वीकरण। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति का संचालक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका संचालक माना जाता है। अगला प्रश्न, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच की किसकी क्रांति दिखाई है? तो इन सब के कारण जो क्रांति हुई है वो संचार की क्रांति हुई है, कम्युनिकेशन की क्रांति हुई है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है? तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो आर्थिक प्रभाव, जिसके कारण पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को देखते हुए इस बात का भय है कि ये प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को खतरा पहुंचाएगी? तो सांस्कृतिक प्रभाव यह है वो इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? तो विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। वैश्वीकरण का मतलब होता है विचार, पूंजी और वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। अगला है WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो ये वैश्वीकरण का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों, मजदूरों, युवकों और महिला कार्यकर्ताओं का विश्वव्यापी मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम। अगला प्रश्न है, NSF की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? इसकी पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के फोर्टो अल्गोरे में हुई थी। अगला प्रश्न, NSF की चौथी बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है मुंबई में 2004 में। अगला प्रश्न, कॉमेंटर्स का संबंध किस एशियाई देश से था? तो इसका कॉमेंटर्स का संबंध है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार हुए चीन से संबंध था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी? तो छपाई या मुद्रण की तकनीक से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला प्रश्न, कोई ऐसी दो घटनाओं के नाम बताइए जो राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। तो वो घटनाएं जैसे बर्ड फ्लू है, सुनामी है, कोरोना है, भूकंप है, ये विश्वव्यापी कह सकते हैं इनको। भूमंडलीकरण का आशय क्या है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ है यातायात, संचार के साधनों ने दुनिया के देशों को एक दूसरे के करीब जोड़ करके विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार दो कारण बताइए। तो एक तो प्रौद्योगिकी में तरक्की, यानी जो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ी विकास हुआ है, और दूसरा विश्वव्यापी आपसी जुड़ाव है, जिसके कारण वैश्वीकरण है वो प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में विश्व संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है? तो विश्ववाद में विश्व संस्कृति के नाम पे पश्चिमी संस्कृति या सभ्यता है उसको लादा जा रहा है पूरे विश्व पे। अगला प्रश्न, मैकडोनलीकरण से क्या है? तो इसका आशय है कि संचार की विभिन्न संस्कृतियाँ अब अपने आप को प्रभावशाली अमेरिकी ढले पर डालने लगी है, जिसी को मैकडोनलीकरण कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैकडोनलीकरण और वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? तो ये सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। अगला, साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है? तो जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। वैश्वीकरण के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा में ग्लोबलाइजेशन शब्द काम में लिया जाता है। अगला, वैश्वीकरण के लिए अपरिहार्य जिम्मेदार कारक क्या है? तो इसका कारण है टेक्नोलॉजी। अगला है, वैश्वीकरण के द्वारा प्रभाव के अब प्रभाव लिखिए। तो द्वारा प्रभाव, एक तो दोनों तरह के प्रभाव होते हैं वैश्वीकरण के, सकारात्मक और नकारात्मक। अगला है, नीली जींस की लोकप्रियता का संबंध किस देश की जीवन शैली से है? तो ब्लू जींस है वो अमेरिकी शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो ये सिएटल अमेरिका में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको सारे कवर करा दिए। पूरी पाठ्य पुस्तक का मैंने रिवीजन कराने का प्रयास किया है। अगली जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके सभी पाठों का अगली वीडियो में रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो मैंने कोशिश की है कि इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे मैंने कवर करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।